डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज बच्चों मैं अपने लेक्चर में सर्कुलर मोशन का कुछ रिमेनिंग पार्ट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ पे कैसे मिलता है ये सब मैं बात करने वाला हूँ। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो उस बॉडी को सेंटर की तरफ, सर्किल के सेंटर की तरफ, जिस पाथ पे वो मोशन कर रही है उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रिपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता। आज बच्चों मैं इसी पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन करूंगा। इसके हमारा पहला एप्लीकेशन है मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। मीन्स कोई एक रोड ऐसे है और यहाँ पे कोई व्हीकल जा रहा है तो उसका मोशन कैसे होगा ये हमको समझना है। ये ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है, ये इधर ही सेंटर है बच्चों और रोड ऐसे बराबर है इस तरीके से। आपको मैंने समझाया था कि जब साइक्लिस्ट टर्न पे पहुंचता है तो अपनी बॉडी को थोड़ा अंदर की तरफ क्या कर देता है? लीन कर देता है। थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या करता था? सीधा जा रहा था तो ऐसे झुका देता था। वो किस लिए करता था? क्योंकि वो जब झुकाता था अपने आप को तो उसका जो रिएक्शन फोर्स था इसका एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता था। बट कार से अगर हम जा रहे हैं, टर्न पे पहुंचे, तो हम कार को तो झुका नहीं सकते। क्यों भाई? कार को आप झुका सकते क्या? नहीं झुका सकते। तो इस कार को सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? तो बच्चों इस कार को सेंट्रिपिटल फोर्स देता है इसके टायर्स के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। टायर्स और रोड के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये इसको सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, ठीक है। अगर इस कार का टोटल वेट मैं mg सपोज कर लूं तो ये mg वेट कहाँ आएगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन दोनों टायर्स के कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपको साइड के, एक साइड के दो टायर्स ये और एक साइड के दो टायर्स ये इन दोनों टायर्स पे, ये मतलब ये चारों टायर्स के दो इधर दो उधर नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2 है। तो आपको पता है कि जब ये कार ऐसे जा रही होगी तो नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? N1 प्लस N2 के। और ये किसके बराबर होगा? mg। बच्चों इस सिचुएशन में इसको फ्रिक्शन फोर्स कितना मिलेगा? म्यू इंटू N1 प्लस N2 मीन्स ये मिलेगा म्यू mg, ये फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। और मैंने क्या कहा? यही फोर्स इसके मोशन के लिए, सपोज करो ये v वेलोसिटी से चली जा रही है तो यही फोर्स इसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना सेंट्रिपिटल फोर्स हमें चाहिए, कितना चाहिए? mv²/r। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू mv²/r से कम है तो ये कभी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कार फिसल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए फ्रिक्शन उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी कार स्मूथली वहां पे टर्न हो पाएगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ फॉर मूविंग सेफली बी फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mv²/r। मीन्स fs इज ग्रेटर आर इक्वल टू mv²/r। स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fs? पुट हियर, देखिए ऊपर निकाली थी तो म्यू mg इज ग्रेटर आर इक्वल टू mv²/r। इससे क्या पता चला बच्चों? m से m कैंसिल, तो v² इज लेस और ग्रेटर देन म्यू rg। v² इज लेस और इक्वल टू
म्यू आर जी रूट 2, v की वैल्यू ये होनी चाहिए। इसका मतलब अगर v की वैल्यू म्यू आर जी से कम है तब तो वो सेफली क्रॉस कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो सेफली क्रॉस नहीं कर पाएगा, तब एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय कार में स्किडिंग हो जाएगी, फिसल जाएगी। अगर इस टर्न को कार को पार करना है जिसकी रेडियस r है और ये उसका सेंटर है, तो हर हालत में उसकी वेलोसिटी म्यू आर जी से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे एक बेसिक क्वेश्चन इस पे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक कार है, ठीक है, जो कि 80 मीटर की रेडियस में जा रही है। अगर वहां का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 हो, देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच इट कैन क्रॉस सेफली। देखिए यहां वेट से कोई मतलब नहीं, मास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वो मैक्सिमम स्पीड बतानी है जिससे कि वो इस टर्न को सेफली पार कर जाए। कौन पार कर रहा है? कार। अच्छा, तो v मैक्स कितना बराबर हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू v की क्या हो सकती है? रूट में म्यू आर जी, बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों फटाफट। तो v मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू, म्यू की वैल्यू 0.2, r की वैल्यू 80, g की वैल्यू 10। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v मैक्स कितना आएगा? रूट में 160, इट मीन्स v मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 12.7 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? अप्रॉक्स 12.7 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अच्छा अब एक क्वेश्चन और सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अ कार टर्न्स एट अ पाथ हैविंग रेडियस 200 मीटर, if coefficient of friction is 0.2, then discuss if car has a speed of 50 meter per second, then it crossed the turn safely or not। एक कार है जिसकी अपनी स्पीड कितनी दे दिया है? 50 मीटर पर सेकेंड, और वो कह रहे हैं कि इस रेडियस वाले टर्न पे जा रही है। तुमको चेक करना है कि ये सेफली क्रॉस कर पाएगी या नहीं। तो बच्चों हमको ये करना चाहिए कि इस टर्न के लिए मैक्सिमम स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार फॉर सेफली जर्नी। बच्चों सेफ जर्नी के लिए v मैक्स कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी पॉसिबल? म्यू आर जी कैलकुलेट कर लीजिए। v मैक्स इज इक्वल टू रूट में म्यू, म्यू कितना है? 0.2, r कितना है बच्चों? r कितना है? 200, g कितना है? 10, मल्टीप्लाई v मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो रूट में कितना आएगा? 400। ठीक है, तो v मैक्स कितना आ गया बच्चों? यह आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर इससे कम स्पीड है तब तो सेफ जर्नी रहेगी, और अगर इससे ज़्यादा स्पीड है तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने पूछा था कि क्या इस स्पीड से सेफ जर्नी रहेगी? तो सेफ मैक्सिमम स्पीड से बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? सो विद दिस स्पीड एट दिस टर्न द जर्नी इज नॉट सेफ। इस समय उसकी जर्नी सेफ नहीं होगी, वो सेफली टर्न नहीं ले पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड होने पे उसमें स्किडिंग होने लगेगी कार में। अच्छा,
बच्चों कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे एक बॉडी रखी हुई है, इस टेबल को कितनी स्पीड से रोटेशन मैक्सिमम दिया जा सकता है कि ये बॉडी रेस्ट में रहे, ठीक है। इसका रेस्ट में रहने का मतलब टेबल के रेस्पेक्ट में, मतलब इसमें स्किडिंग स्टार्ट ना हो, मतलब ये हो गया स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों जब ये प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी साथ साथ घूमने लगेगा। ऑब्जेक्ट कितनी रेडियस में घूमेगा? आर रेडियस, ठीक है। बच्चों इस ऑब्जेक्ट को घुमाएगा कौन? भाई अगर एक लिमिट से ज्यादा स्पीड कर दी तो ये बाहर फिसल जाएगा, टेंजेंशियली बाहर भाग जाएगा। तो इसको सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, तब तक ये घूमेगा। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा? सेंट्रीपिटल। आपको पता है जो वेट होगा वो तो टेबल के अंदर हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू, तो mg आ गया मेरे पास। अब बच्चों इसको रोक कौन रहा बाहर जाने से? टेंजेंशियली जाने से इसको कौन रोक रहा है? इसको रोक रहा है फ्रिक्शन। इसका मतलब हुआ फ्रिक्शन कितना लगेगा इसमें? म्यू एन या म्यू एन मीन्स म्यू mg। बच्चों आपको पता है अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस में m मास की बॉडी टर्न हो रही है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर। कितना होगा बच्चों? एम आर ओमेगा स्क्वायर। कहने का सेंस ये है कि जब तक फ्रिक्शन बड़ा रहेगा किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से, तब तक तो मोशन होता रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिलता रहेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ज्यादा लेकिन फ्रिक्शन कम हो गया तो फिर फ्रिक्शन इस बॉडी को रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब मोशन तभी तक पॉसिबल है जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो कम है। मीन्स म्यू एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो लेस और इक्वल होगी किससे? म्यू जी अपान आर रूट। इसका मतलब टेबल की एंगुलर वेलोसिटी म्यू जी अपान आर से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्पीड कर दी तो क्या होगा? फिर वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि ओमेगा की वैल्यू या तो छोटी हो या बराबर हो किससे? म्यू जी अपान आर से। तब तक तो वो ऑब्जेक्ट उस टेबल पे घूमता रहेगा, ठीक है। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 5.37, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता हम समझ। क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज ए रिकॉर्ड, कोई ऐसी एक टेबल है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको दे दी, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी में इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दे दी है। हमको इसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे दिया है, चाहे आप इसको n से लिखते हो तो n से लिख सकते हैं, 33/1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये इसका n मीन्स फ्रीक्वेंसी दे दिया गया और कहा गया मतलब सोचो 1 मिनट में 33/1/3
टाइम्स वो घूम जाती है 1 मिनट में, ठीक है। और कहा गया इस टेबल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इस टेबल पे 2 क्वाइन रखे हैं ऐसे, एक क्वाइन है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और दूसरा क्वाइन है 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। और इन क्वाइन और रिकॉर्ड के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15 का। कह रहे तो ये बताइए, ये कैलकुलेट कीजिए कि इनमें से कौन कौन सा क्वाइन इसके साथ घूमेगा। ये सेंटर हो गया, C1 ये क्वाइन 1 हो गया, C2 मीन्स क्वाइन 2 हो गया। बच्चों हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें कौन कौन सा क्वाइन इस टेबल के साथ रोटेट करेगा। तो मैं यही चीज चेक कर लूंगा, इस टेबल के ओमेगा से इन चीजों को टैली करूंगा और जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी वो क्वाइन टेबल के साथ साथ घूमेगा। जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो स्लिप कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल का ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों n तो हमको दे ही दिया है, कितना दे दिया n, 33/1/3। तो देख लो, कैलकुलेट कर लो, 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट। आप इसको सॉल्व करें तो 100/3 × 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैलकुलेट होगा, यहां से ये जाएगा 5 टाइम्स और ये होगा 3 टाइम्स, आ गया 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 2πn। तो ओमेगा आपको क्या मिला, 2π 3.14 × n 5/9, ठीक है, 6.28 × 5/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू हमको मिलेगी तो हमें 3.49 रेडियन पर सेकेंड मिलेगी। इसको सॉल्व करने बच्चों में क्या मिलेगा, 3.49 रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स अब दोनों क्वाइंस के लिए मैं μg/r निकालूंगा। जिस क्वाइन में μg/r की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी वो क्वाइन क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा। क्यों, यही तो कंडीशन है, ओमेगा कम होना चाहिए इससे, तब तक स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर कभी ऐसा हो गया कि ओमेगा ज्यादा हो गया, ये वैल्यू कम हो गई, तो वहां पे स्लिपिंग होने लगेगी। तो बच्चों इसमें आप μg/r निकालिए दोनों का अलग अलग। फॉर फर्स्ट क्वाइन, फॉर C1, पहले क्वाइन के लिए देखिए तो μg/r कितना निकलेगा, सोचिए, μg/r1, इस रेडियस को मैं r1 कह देता हूं, इसको मैं r2 कह देता हूं, ठीक है। क्या निकलेगा भाई, ये आपका आ रहा है रूट में म्यू कितना है 0.15, g कितना है 10, r1 पहली रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.04 हो जाएगा। मीन्स आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 150/4 रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 37.5 रूट में आएगा, मीन्स 6.12। 37.5 का रूट लिया, 3.12 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों आपको क्या मिला, ओमेगा से ये कम है या ज्यादा है, तो आपको यहां पे ओमेगा से ज्यादा मिला। ये चीज क्या है, बड़ी है, μg/r1 ग्रेटर है ओमेगा से। इसका मतलब क्वाइन C1 नॉट स्किड। C1 जो क्वाइन होगा वो नहीं फिसलेगा, वो साथ साथ मोशन करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो।
फॉर C2 के लिए आप चेक कीजिए तो म्यू जी अपान R2 कैलकुलेट कीजिए। म्यू कितना है बच्चों 0.15, जी कितना है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 0.14। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट में 150/14 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.27 रेडियन पर सेकेंड आएगा। स्टूडेंट्स अब चेक कीजिए क्या ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है? छोटी हो गई। मीन्स इन दिस सिचुएशन ओमेगा बड़ा हो गया, म्यू जी अपान R2 क्या हो गया छोटा हो गया। इस सिचुएशन में तो क्या होगा पॉइंट स्किड कर जाएगा। क्यों? नेसेसरी कंडीशन है। ये क्या है? ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय क्या होगा क्वाइन C2 स्किड। तो पूछा गया था कि कौन कौन सा क्वाइन टेबल के साथ साथ मोशन करेगा। तो ये क्वाइन फिसल जाएगा, जो दूर रखा हुआ है ये बाहर चला जाएगा टेंजेंशियली, और ये क्या होगा ये साथ साथ मोशन करता रहेगा। तो अब हमको बैंकिंग ऑफ अ रोड देखना चाहिए। बच्चों ये क्या मतलब क्या है इसका? होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे साइकिलिस्ट जब किसी टर्न पे पहुंचता है, तो मैंने क्या बताया था टर्न पे नॉर्मल तो साइकिलिस्ट ऐसे सीधा जाता है, ये जा रहा, बट जैसे वो टर्न पे पहुंचता अगर इधर साइड मुड़ना है तो क्या होता है अंदर तरफ अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर देता है। बट जो कार वाला आदमी है वो तो अपनी कार को तो बेंड नहीं कर सकता, वो अपनी कार को बैंक नहीं कर सकता, लीन नहीं कर सकता कि अंदर तरफ थोड़ा झुक जाए। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या अगर इस तरह का टर्न है, ठीक है, तो हम कार को तो नहीं झुका सकते, बट हम ये तो कर सकते हैं कि रोड का लेवल हाई और डाउन कर दें। मींस इस पोर्शन को रोड के थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दें। आपने देखा होगा कि टर्न्स पे हाईवे में आपने ध्यान दिया होगा कि जो टर्न होते हैं वहां पे रोड ऐसे फ्लैट नहीं चलती, वहां पे रोड ऐसे हो जाती टर्न पे, थोड़ा सा बाहर का हिस्सा ऊपर उठा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मीन्स हम मान लेते हैं कि यहां पे एक कार है जो इससे पास हो रही है। हमको ये देखना है कि बैंकिंग कितनी करनी पड़ेगी, कितना उठाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा आपके मन में एक बात और आ सकती है कि यार टायर के फ्रिक्शन और टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन था वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, बट होता क्या है कि टायर घिसते रहते हैं, तो फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच का चेंज होता रहता है। कभी बारिश हो गई फ्रिक्शन कम हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो गया, अब आप तो गाड़ी लेकर चले जा रहे हैं, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया बारिश हो रही है, किस धीरे चले। तो उस सिचुएशन में क्या होता है जो बैंकिंग है ये भी आपकी हेल्प कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो अभी मैं केवल बैंकिंग की बात कर रहा हूं कि उसको झुका के रोड को एक तरफ ढाल दे के कैसे हम कार को स्मूथली टर्न पे मोड़ सकते हैं। फिर आगे चल के मैं फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों को इंक्लूड करूंगा, तब आप आगे और अच्छे से। सपोज कीजिए टर्न है, इस टर्न का कहीं ना कहीं यहां सेंटर होगा। ठीक है, सपोज कीजिए टर्न है, इस टर्न का कहीं ना कहीं यहां पे सेंटर होगा सी। हमने मान लिया कि हमने रोड को इतना बैंक कर रखा है, इतना इस पोर्शन को ऊपर उठा रखा है। 3D डायग्राम में फील कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, अगर इतना मैंने इसको टर्न पे इतना ज़्यादा इसको हमने रेज कर रखा है, उस पोर्शन को थोड़ा सा उठा रखा है, तो आप ध्यान दीजिए इस पे वेट mg तो अभी भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इस कार पे जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अब मैं अलग अलग टायर का अलग अलग नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक ऐसे ही आपको शो कर देता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी कार का टोटल नॉर्मल रिएक्शन है, हर टायर पे लगेगा। अब उतना मैं बना नहीं रहा डायग्राम। बच्चों अब मैं इस लाइन को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को और आगे इधर ले जाऊं तो क्या ऊपर वाला भी एंगल थीटा बनेगा? यस।
अब बच्चों ऐसा है, यहां पे n की दो कंपोनेंट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन का। एक कंपोनेंट इधर जाएगा n cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा n sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो n sin थीटा है, ध्यान रखना, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। मीन्स ये n sin थीटा कंपोनेंट इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए n cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, mg के। क्यों, ना तो कार को ऊपर उड़ना है आसमान में, ना तो जमीन के अंदर जाना है, तो ये तो n cos थीटा mg हो गया। और n sin थीटा क्या कर रहा है उसको, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं 2 में 1 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, n sin थीटा अपान n cos थीटा mv स्क्वायर अपान r इंटू mg। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपान r। इट मीन्स वहां पे रोड पे कितना ढाल होना चाहिए, थीटा ढाल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो स्मूथली जाए तो वहां पे कितना इंक्लिनेशन देना पड़ेगा रोड को, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। इतना रोड को इंक्लाइंड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि स्मूथली ये कार स्टैंड पे चली जाए बच्चों। बट यहां पे फ्रिक्शन की बात नहीं की गई, मतलब अगर आपने इतना स्मूथ, इतना आपने यहां पे इंक्लिनेशन दे दिया तो अगर फ्रिक्शन ना भी हो तब भी कार इजीली वहां पे टर्न हो जाएगी। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि रोड और कार के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन भी होता है और उनके बीच में ये स्लोप भी बनाया जाता है। ये इस तरीके से उसको इंक्लिनेशन भी दिया जाता है। इंक्लिनेशन देखा है ना बच्चों हाईवे में, हाँ वैसा ही। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो बैंकिंग होती है वो रोड में ही नहीं, रेलवे ट्रैक में भी देखने को मिलती है। रेलवे ट्रैक में भी आपने देखा होगा कि जहां पे टर्न होता है वहां पे रेलवे ट्रैक कुछ ऐसा होता है। मीन्स अगर इधर टर्न है तो अंदर की साइड का जो पटरी होती है, जो रेल होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होती है, बाहर की तरफ ऊपर ऐसे उठी ऐसे चलती हो। ठीक है, तो ये बैंकिंग जो होती है वो हर जगह होती है जहां पे टर्न करना है, चाहे वो रोड हो या रेलवे ट्रैक्स हो। क्यों, क्योंकि उस समय नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों अब हमको देखना चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रफ रोड, अगर एक रफ रोड है और बैंकिंग भी दी जाए तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कि उससे कोई कार या कोई भी व्हीकल इजीली पास हो। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमने एक रोड में इतनी बैंकिंग दे दी, एक रोड ऐसे टर्न हो रही थी, मैंने उसको यूं ऐसे बैंकिंग दे दी। ठीक है, और ये हमारा व्हीकल है। बच्चों इस सिचुएशन में व्हीकल अगर आप बड़ा बनाएंगे तो डायग्राम को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमने मान लिया ये m मास का व्हीकल है जिसको मैंने पॉइंट वाइज बनाया है। यहां पे हमने बैंकिंग कितनी दी है, थीटा। तो स्टूडेंट्स इस पर जो वेट होगा वो किधर लगेगा, mg, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब ये कार है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, कार जब ऐसे जा रही है तो सीधी सी बात है कि वो फिसलना चाहेगी बाहर की तरफ। तो जब वो बाहर की तरफ स्लिप होना चाहेगी तो यहां पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। ये फ्रिक्शन लग गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप इस mg के कंपोनेंट को आगे बढ़ाइए, ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, थीटा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, क्यों, क्योंकि ये वाला भी एंगल क्या होता है, थीटा।
अच्छा, तो बच्चों ये कंपोनेंट क्या जाएगा, n cos थीटा। इधर ये कंपोनेंट क्या जाएगा, n sin थीटा। बच्चों अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये नीचे वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, भाई ये पूरा 90 होना चाहिए, तो ये कितना बचेगा, थीटा। तो नीचे वाला भी कंपोनेंट का ये क्या बचेगा, थीटा। अब देखिए जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक इधर F cos थीटा और एक इधर F sin थीटा। आप ध्यान से देखिए तो F cos थीटा और N sin थीटा इस कार को अब सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां कहीं, भाई जब ये रोड ऐसे टर्न हो रही है तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा, ये सेंटर की तरफ लग रहा है F cos थीटा प्लस N sin थीटा। सपोज कर लेते हैं उस रोड की जो रेडियस है वो R है, जो रोड का टर्न है उस टर्न की रेडियस क्या है, R है। तो F cos थीटा प्लस N sin थीटा प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स। ये कितना होता है, mv स्क्वायर अपान r। और बच्चों ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे के बराबर होगा, मींस n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। इसका मतलब n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो F की जगह आप ये म्यू एन यहां पुट कर दीजिए यहां पे, तो क्या मिलेगा आपको, n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg। मीन्स n कॉमन आ गया तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg, या n इज इक्वल टू mg अपान cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। नाउ पुट, ऊपर हो रहा नहीं दिखेगा, नाउ पुट F इज इक्वल टू म्यू एन इन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट कीजिए, F की जगह कितना आ गया बच्चों, म्यू एन cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। मीन्स अगर n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स नाउ पुट वैल्यू ऑफ n इन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तीसरे से जो n की वैल्यू है फोर्थ में पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, देखिए n की वैल्यू उठा के झम से रखा, ये धड़ाक से, तो क्या आया, mg अपान cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। स्टूडेंट्स m से m कैंसिल हो गया, r क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो गया आर जी म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा
अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी कार की हुई तो ये फ्रिक्शन और ये स्लोप दोनों मिलकर भी कार को बचा नहीं सकती। कई बुक्स में इसको मैक्सिमम करके भी दिया, वहां पे क्या किया गया, ये फोर्स इससे ग्रेटर कर दिया गया, बस अभी सॉल्व हो जाता। तो आप यहां पे एक ऐसा साइन भी लगा सकते हैं कि v की वैल्यू या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो, मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकती है। अगर वेलोसिटी ऑफ द कार इससे ज्यादा भी हो गई तो भी आप उसको बचा नहीं पाएंगे। अब यहां पे आप v का एक और फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आप v का एक ये भी फार्मूला फाइंड कर सकते। तो बच्चों हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा कि अगर किसी रोड में बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों हैं तो वहां वेलोसिटी की वैल्यू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी हो सकती। अच्छा, जब मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी हो सकती है, इस पर एक क्वेश्चन आया, ठीक है? क्या? एक सर्कुलर टर्न है जिसकी रेडियस 1000 मीटर है, ठीक है? इस रोड का इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है और इस पर एक कार ट्रेवल कर रही है जिसका मास 2000 किलोग्राम है। कार का मास कितना है? 2000 किलोग्राम। Then what will be the maximum velocity of the car possible at this road? इस रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? If the coefficient of friction is 0.5, अगर वहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चों? 0.5 है। बहुत सिंपल बात है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यही फार्मूला लगा देंगे। भाई मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम इसके बराबर कितना लगेगा? आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आर यहां पे कैपिटल यूज कर लेंगे क्योंकि हमें कैपिटल आर हमने सपोज कर रखा है, तो जो हम सपोज करते हैं वो हम मान लेते हैं। तो बच्चों वी मैक्स कैसे निकलेगा? रूट में आर जी, आर कितना है बच्चों? 1000। जी कितना है? यहां पे जी दिया है क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी की वैल्यू 9.8, फिर म्यू कितना है? 0.5 प्लस 10 45। देखिए एंगल कितना दिया है? 45 अपान 1 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 10 45। You know the value of 1045 is 1. So 9.8 को पहले 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ये मिला 9800 इंटू 0.5 प्लस 1, क्योंकि 1045 1 हो गया ना, अपान 1 माइनस 0.5 इंटू 1। बच्चों वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 9800 इंटू 1.5 अपान 0.5, क्योंकि 1 में 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, मीन्स वी मैक्स आ गया मेरे पास 3 इंटू 9800। 9800 से 7 इंटू 10 बाहर लिया, 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई किया 6। अब इतना तो बच्चों कैलकुलेशन करना आपको आना ही चाहिए। √6 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये लगभग 171.46 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 171.46 मीटर पर सेकेंड का आंसर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। आपको मैंने बताया कि सेम ये फार्मूला पूछ लिया गया था नीट 2016 में।
सिंपल ये फार्मूला ही पूछ लिया गया था नीट में, ठीक है। इट मीन्स इसको आपको रिमेंबर करना है, मेमोराइज कर लेना है। और बच्चों आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको मेरा चैनल आप भेज दीजिए, उनको सेंड कर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और कुछ अच्छा सीखें।